हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 9 में, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी के बारे में। मतलब बात तो हो चुकी है, फॉर्मूला डेराइव कर चुके हैं, पर उसके और थोड़ी सी बात करेंगे, समरी की बात करेंगे। और फिर हम लोग बात करने वाले हैं हीट इंजन के बारे में। फिर अपना प्यारा एक रेफ्रिजरेटर है उसके बारे में बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। टाइम मिला तो हम लोग जो बचा हुआ पार्ट है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, नहीं तो एक छोटा सा लेक्चर लेके हम उसको भी क्या कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे। ठीक है, चलिए। अब भाई देखो, ये वाला लेक्चर आपको तभी समझ आएगा, मैं बार बार बोलते बोलते थक चुका हूँ, कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ है तो, क्योंकि यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी में चीजें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ वो फॉर्मूला आपको हमने लास्ट लेक्चर में, यानी लास्ट क्लास के एकदम से लास्ट में हमने पढ़ाया हुआ था। क्या था कि एक कार्नोट साइकिल है, वो कार्नोट साइकिल जो है ना, वो कार्नोट साइकिल का जो एफिशिएंसी आपका निकला था वो था 1 - T2/T1। आपको याद आ रहा है? ये निकला था। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो कार्नोट साइकिल है ये एक प्रोसेस, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस थी। अब इसका यूज करके हमने क्या किया था, हमने गैस से काम करा लिया था। कैसे काम कराया था? हमने गैस को थोड़ी सी हीट दी, गैस ने हीट एब्जॉर्ब की, और उससे क्या किया उसने हमको काम करके दे दिया। अब हमने बाद में गैस को नंबर भी देना शुरू कर दिया कि भैया तुम आओ गैस, तुम कितना नंबर लेके आ रहे हो। जो मतलब उसकी एफिशिएंसी की बात कर ली कि अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छा नंबर, यानी अच्छी एफिशिएंसी। खराब काम कर रहे हो तो खराब एफिशिएंसी, यानी खराब नंबर मिलेगा। वो बात हमने कर ली, यही तो है ना। तो अब हम इसके बारे में थोड़ी सी और डिस्कशन करते हैं कि इससे क्या होता है। देखो, कार्नोट साइकिल से हम हीट इंजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हीट इंजन, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। अब यही वो इंजन हुआ करता था जो पुराने, या मेनली आप समझो कि किसी भी इंजन का बेसिक प्रिंसिपल यही होता है, जो गैस से काम करते हैं। जैसे आपका भाप वाला इंजन था, वो क्या करता था, अगर आपने मूवीज देखी हो या भाप वाले इंजन की देखी हो, कभी ट्रेन देखा हो भाप वाले इंजन का, तो उसमें आपने देखा था ऊपर से भाप निकलता था। क्या होता था भाई, कोयला आप डालते थे, फिर वहां से स्टीम बनता था, स्टीम जाता था, वो मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होता था, एब्जॉर्ब करती थी गैस, फिर एक्सपेंड होती थी, फिर कंप्रेस होती थी, फिर हीट को थोड़ा बहुत एलिमिनेट करती थी, जिस वजह से आपने फील किया होगा कि इंजन आपका गर्म हो जाता है। भाई इतनी ही चीज़ें तो आपने पढ़ी थी। क्या पढ़ा था कार्नोट में? कि आप कहीं बाहर से वो हीट एब्जॉर्ब करती, काम करती, हीट रिलीज करती, और फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती। यही तो चल रहा था। अब वो जो हीट रिलीज करती है, उसी वजह से आपका इंजन, जो आपका हीट इंजन होता है, कोई भी इंजन आपको गर्म होता है। कार देखिए, उसका भी इंजन गर्म होता है, आप लोग कूलेंट यूज करते हो। मोटरसाइकिल होता है, उसका भी इंजन गर्म होता है, साइलेंसर गर्म होता है। भाई बहुत बार पैर जला होगा, बचपन का सबसे बड़ा दर्द वही होता है, पैर जल जाता है उससे यार, है ना। पापा आए, भागते भागते गए, भागते भागते पैर जल जाता था उससे, है ना। सबका जला होगा, पक्की बात है ना। मैंने मीम देखा था, वो तो फर्स्ट किस होता है सबका। और भाई क्या ही बताऊँ उसके बारे में, और कुछ नहीं बोल सकते, बहुत दर्दनाक होता है। छोड़ो, कार्नोट साइकिल अपना हीट इंजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हीट इंजन। तो यहीं से आपको हम हीट इंजन भी समझा दे रहे हैं, लेकिन आगे चल के आपको एक अलग से हेडिंग पर डलवा देंगे। क्या हुआ था देखिए, यहाँ पे आपको कंडक्शन याद आना चाहिए, ऐसा कुछ हमने फिगर बनाया था। ये टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे आपका इंजन है, जहाँ पे आपका पूरा प्रोसेस हो रहा है ये कार्नोट साइकिल वाला, और यहाँ पे आपका एक दूसरा कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर T2 है। ठीक, अरे अभी तो समझाएंगे ना आपको। अब यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है आपकी, देखो अगर आपको याद हो, ध्यान से देखो ये फिगर, अगर आपको याद हो और समझ आ रहा हो पीवी का, तो आपने पहले क्या कराया था, हीट को एब्जॉर्ब कराया था, फिर एडियाबैटिक प्रोसेस कराया था, फिर आपने ऐसा कराया था। इस वाले प्रोसेस में इसने हीट एब्जॉर्ब किया था, इस वाले प्रोसेस में इसने हीट को रिलीज किया था। ये Q1 बोल देते हैं, इसे Q2 बोल देते हैं। क्लियर है बात? बोलिए, क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई? अब हमने यही चीज बोली, भाई कहां से हीट तुम एब्जॉर्ब कर रहे हो? हमने बोला टेम्परेचर ज्यादा करते हैं, यहां से आपका जो ये इंजन है, इसी इंजन में आपका कार्नोट साइकिल हो रहा है, तो हम इस इंजन की जगह पे अभी कार्नोट साइकिल लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? कार्नोट साइकिल लिख दे रहे हैं। डब्बा बना देते हैं, अच्छा दिखेगा। देखो पहले कार्नोट साइकिल लिख लेते हैं। ये आपका कार्नोट साइकिल है, ये डब्बे में आपका कार्नोट साइकिल चल रहा है, ये वाली प्रोसेस हो रही है।
और इसी बेस पे हमने एक ये क्या है सर, ये एक कोई इंजन बना दिया है। समझे बात आप? अब क्या कर रहा है आपका ये जो कार्नोट साइकिल हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कहां से? यहां से उसने हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब किया कितना, Q1। अब जब वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो हीट को रिलीज भी कर रहा होगा कहीं ना कहीं। उसने क्या किया, हीट को रिलीज कर दिया, ये Q2 हीट रिलीज किया। अब Q1 और Q2 हीट रिलीज करने पे आपको वर्क डन भी तो मिला था, यानी आपके इंजन ने क्या कर दिया, आपको काम भी करके दे दिया। यानी आपको आपके इंजन ने काम करके भी दे दिया। क्या आपको ये फिगर समझ आया? यहीं से आप इसकी समरी समझोगे और यहीं से आपको हम समझा देंगे क्या, हीट इंजन। क्योंकि कार्नोट साइकिल का एक बेसिक, देखो आपकी जो कार्नोट साइकिल है वो इसी प्रोसेस पे बेस्ड है। क्लियर है, ये समझ आया? यहाँ का टेम्परेचर हमने T1 माना था, यहाँ का टेम्परेचर T2 माना था, हीट रिलीज सॉरी एब्जॉर्ब किया और यहाँ पर रिलीज कर दिया। अब जो हीट इसने एब्जॉर्ब की थी उससे उसने दो काम किए। पहला तो उसने काम करके आपको दिया और कुछ हीट आपको बाहर फेंक दी। क्लियर, डन? क्या आपको इतनी बात समझ आई? ठीक है, अब इसी पे आप समझिएगा, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। अब मुझे आप बताओ, पहली चीज जो आप पहला पॉइंट आप समझ सकते हो यहां से, क्या मैं यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकता हूं? जी सर कर सकते हैं। क्या होगा, आपने हीट दिया Q1 और वो बराबर हो गया W प्लस Q2 के। बोलो क्लियर, हाँ कि ना? आपने जो हीट दिया वो दो काम कर रहा है, पहला तो वो वर्क डन में जा रहा है और दूसरा रिलीज कर रहा है। दोनों का समेशन क्या आएगा आपका, Q1 के बराबर आएगा। ठीक, अच्छा यहां से अगर मैं आपसे बोलूं W बराबर क्या होता है, वो जगह Q1 माइनस Q2। क्लियर है? क्लियर? चलो सर ये क्या बात हुई, आप क्या सिखा रहे हो? अब सीखो तो सही, रुको फिर सिखाते हैं। अब यहां पे आप समझो कि आपको मैंने ईटा क्या सिखाया था, वो आपका क्या वर्क डन था, बोलिए, और अपॉन में क्या वो हीट एब्जॉर्ब्ड था? अब मुझे बताओ वर्क डन, या यही तो है Q1 माइनस Q2, तो वर्क डन आपका क्या Q1 माइनस Q2 आ रहा है। और हीट कितना एब्जॉर्ब किया था भाई, Q1 ही तो किया था। ईटा आपका कितना आता, ये आपका हो जाता 1 माइनस Q2 बाई Q1। और आप पहले एक फॉर्मूला निकाल चुके हो, ईटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस T2 बाई T1। और जब आप दोनों को बराबर करते हो तो आपको एक चीज मिलता है, Q2 बाई Q1 बराबर T2 बाई T1। ये पहली चीज है जिसको हम बार बार कहीं ना कहीं यूज करेंगे सवालों में। पीछे नीचे दिख रहा है? जी बिल्कुल दिख रहा है। ठीक, ये बात समझ आई? ये पहला पॉइंट है जो आपको समझना है कि भाई Q2 बाई Q1 आपका T2 बाई T1 के बराबर होगा। क्लियर? अच्छा दूसरी चीज जो आपको समझनी है, मैं इसको फिगर को मिटा नहीं रहा हूं, समझिए। आपका जो ईटा है वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है? सर वो तो सिर्फ T2 और T1 पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, अब आपको याद हो इसे हम लोग सिंक बोलते थे, कंडक्शन में आपको पढ़ाए थे। और इसे यहां से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका एक नाम दिया था रिजर्वायर। भाई टर्म है, आप क्या कर सकते हो, फिजिकल टर्म है, फिजिक्स में यूज होते हैं। यहां से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उसे बोलते हैं रिजर्वायर, और जहां पे हीट वो रिलीज करता है उसे बोलते हैं सिंक। ठीक, आपको सिंक वगैरह बताए थे। रिजर्वायर ऐसी जगह जहां से वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो हमने इसे बोल दिया रिजर्वायर। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। आप ध्यान से समझो कि आपका जो एफिशिएंसी वाला पार्ट है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, किसके, रिजर्वायर के और सिंक के। क्या आपको ये बात क्लियर हुई कि आपका जो रिजर्वायर है उसके टेम्परेचर और सिंक के टेम्परेचर पे ही एफिशिएंसी डिपेंड कर रही है, बाकी किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही। तो ये आपका पहला पॉइंट था। इसी में नीचे अगर मैं आपको इस फॉर्मूले पे एक खूबसूरती दिखाऊं तो यहां पे आप समझिएगा कि ईटा, ये दूसरा आपका पॉइंट होगा नोट में, ईटा डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर, को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं RES, एंड सिंक। इसको मिटा ही देते हैं, बेफालतू जगह ले रहा है ना, ये P भी नहीं है। क्लियर है बात?
ये आपका दूसरा पॉइंट है। जो आपका ईटा यानी एफिशिएंसी है वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्वायर और सिंक के टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। अब यहां से आपके दिमाग में वेरियस चीजें आ रही होंगी, हाँ आनी भी चाहिए, है ना, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि सर T2 और T1 ही तो आपकी एफिशिएंसी है और उसी पे अपनी अगर एफिशिएंसी डिपेंड कर रही है तो हम इसको वेरी करा के अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, नो डाउट बढ़ा सकते हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब अगर हम इसी को थोड़ा सोचें तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि देखो इसका, देखो इसी का है। अगर आप इसमें पॉइंट की बात करो तो भाई इसका अगर आपके दिमाग में कुछ है कि अगर आपने T1, पहली चीज समझना इसमें नोट में, अगली चीज यहां पे मिटा देता हूं, पहले आपको दिखाता हूं अगला पॉइंट जो आप गलती करोगे। T1 एंड T2 आर इन केल्विन्स, किसमें है? केल्विन्स में। बहुत बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि T1 और T2 किसमें है? केल्विन्स में है, यानी आपको केल्विन में रखना पड़ेगा। और अगर नहीं भी है तो आपको केल्विन में ही मान के चलना है। सर ऐसे कैसे? सर क्या हो जाएगा अगर केल्विन में नहीं रखेंगे तो ब्लंडर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप बोलोगे कि T2 बराबर आपका 0 डिग्री सेल्सियस, अगर आपने केल्विन में नहीं रखा, आपने बोला T2 को हम 0 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, तो आपका एफिशिएंसी कितना आएगा? 1 आ जाएगा। और यानी आप 0 डिग्री सेल्सियस पे 100% एफिशिएंट इंजन बना चुके हैं, एफिशिएंट इंजन बना चुके हैं, जो कि आपको भी पता है नॉट पॉसिबल है। ठीक, एक तो ये चीज है। और भाई थोड़ी फिजिक्स है, थोड़ा सा कॉमन सेंस है कि 100% एफिशिएंट इंजन बनाना इम्पॉसिबल सी बात है। इसीलिए फॉर्मूला भी ऐसा तो वैलिड हो। तो ध्यान से देखो, फॉर्मूला भी इन्होंने ऐसा दिया कि जो आपके लिए वैलिड है। गलती मत करना, तो हमेशा वैलिड है। आपको केल्विन में रखना पड़ेगा, और जैसे आप इसे केल्विन में रखोगे 0 केल्विन, तो ही आपका क्या आएगा? ईटा बराबर 1 आएगा। ओके नहीं है, 0 केल्विन है। ठीक है, 0 डिग्री केल्विन भी नहीं लिखते, बहुत बार बताए। ईटा बराबर 1 आएगा और आप 100% एफिशिएंट इंजन बना चुके होंगे। और आपको भी पता है कि T2 बराबर 0 केल्विन, यानी 0 केल्विन टेम्परेचर जो है ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी ये नॉट पॉसिबल है। आप 0 केल्विन टेम्परेचर अचीव ही नहीं कर सकते। 0 केल्विन पे आपको हमने बताया भी था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग, भाई गैस टेम्परेचर 0 तो प्रेशर 0, उसका वॉल्यूम 0, सब 0, पीवी बराबर एनआरटी से सब 0, कोई फायदा नहीं। आपको क्या पता है कि भाई पहला जो आपके पास, ये आप मार्क करिएगा, आप गलती करोगे अगर याद नहीं रखोगे तो, Q2/Q1 इक्वल टू Q2/Q1। ठीक है, अब एक चीज और समझिएगा, सिंक का टेम्परेचर हमेशा रिजर्वायर से कम होता है। अब में से काफी लोगों के दिमाग में आएगा कि सर T2 ज्यादा हो गया, T1 बड़ा हो गया, तो ऐसी कोई प्रोसेस होगी ही नहीं। सिंक का टेम्परेचर कभी भी रिजर्वायर से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, अब मैं इस फिगर को मिटा दे रहा हूं, क्योंकि आपको ये फिगर मैंने समझाने के लिए बनाया था, क्योंकि यही आपका हीट इंजन काम करता है। अभी मैं आपको हीट इंजन लिखवा भी दूंगा, लेकिन आपको पहले थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये समरी है, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल की। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें कि इफ T1 बराबर T2, यहां पे देखो, अगर T1 बराबर आपने T2 कर दिया तो आपकी एफिशिएंसी 0 हो जाएगी। यानी आपने, अब एफिशिएंसी क्या होती थी? वर्क डन अपॉन में हीट एब्जॉर्ब। अरे भाई जब टेम्परेचर T1 बराबर T2 कर दोगे तो कोई सा भी काम नहीं करेगा। लॉजिकली सोचो, अगर आपने रिजर्वायर और सिंक का टेम्परेचर आपने बराबर कर दिया तो भाई ना तो हीट का फ्लो होगा, और ना तो हीट का फ्लो होगा तो आपको कोई एफिशिएंसी नहीं आएगा, है ना। तो नो वर्क डन, इसका मतलब क्या होता है? नो वर्क डन बाई गैस, नो वर्क डन बाई गैस। भाई गैस कोई काम नहीं करेगी। इज दैट क्लियर? आपकी गैस कोई से अभी काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हीट फ्लो ही नहीं कर रही है। भाई हीट फ्लो कहाँ करेगी? टेम्परेचर T1 बराबर T2 कर दिए हो, बिकॉज, है ना, लिख दो, है ना, बता दो चुके अब क्या ही करना है। नो वर्क डन बाई गैस। इज दैट क्लियर? मैंने आपको एफिशिएंसी के सारे समरी पॉइंट आपको बता दिए हैं। ये हमें मदद करेंगे सवालों को करने में। वो जो पिछला वाला पोर्शन था पिछले लेक्चर में, वो हमारे स्कूल में बोर्ड्स में आता है। क्लियर? क्या आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गई? अगर आपको ये चीजें क्लियर है तो आपको हीट इंजन समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और अगर आपको हीट इंजन समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई, आप रेफ्रिजरेटर को भी आसानी से सीख जाएंगे। क्लियर? चलो इसको मैं मिटा देता हूं और फिर हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में? हीट इंजन के बारे में। हीट इंजन अगेन क्या है? कार्नोट साइकिल पे बेस्ड अपना एक मशीन है,
जो मशीन क्या होती है, जो इंसानों के काम को आसान कर दे, है ना। हेडिंग डालिएगा आप हीट इंजन, छोटा सा टॉपिक, हीट इंजन। हीट इंजन क्या है? हीट इंजन अभी आपको जो बना के दिखाए थे वही है। यहां पे आपको एक टेम्परेचर मिलता है T1, या आप इसे बोलते हो T हाई, ठीक है। इसका एफिशिएंसी डायरेक्टली पूछता है। अब यहां पे आपका इंजन होता है, क्या होता है? इंजन। यही आपका हीट इंजन है। यहां पे आपका इंजन होगा और यहां पे आपका सिंक होगा। क्लियर है बात? अब ये इंजन क्या करता है, यहां से रिजर्वायर से, इसे हम TS या T लो बोल देते हैं पहले, TL या T2। इंजन क्या करता है, हाई टेम्परेचर से हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, Q1। इसको सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर वो क्या करता है, यहां पे सिंक को हीट थोड़ा सा पास करता है और इसी हीट से जो आपने उसको दिया था उससे वो वर्क भी करा लेता है, जो हीट उसने एब्जॉर्ब किया था। क्लियर है बात? सर इसका एफिशिएंसी कितना आता है? भाई इसकी एफिशिएंसी भी वही आती है जो अभी आपने सीखी थी। ठीक है सर, डेरिवेशन, अरे भाई डेरिवेशन समझ चुके हो। इसका एफिशिएंसी क्या आता है? वही आता है 1 माइनस T2/T1, या तो आप ये लिखते हो या तो और करके ईटा बराबर 1 माइनस, अब आपको समझ नहीं आएगा वो T2 या T1 कौन है, तो आप ध्यान दीजिएगा T लो अपॉन T हाई आपको करना होता है। ये फॉर्मूलेज मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद करके रखिएगा। और कभी कभी आपको हीट दिया जाएगा तो ये भी समझिएगा 1 माइनस Q2/Q1। ये जो Q2 है ये रिलीज्ड वाला है, Q1 आपका एब्जॉर्ब्ड वाला है। क्लियर? अब सेम चीजें अगर जो आपने वहां पे सीखा था वही सेम चीज यहां पे आप अप्लाई कर सकते हो कि 100% एफिशिएंट हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है। ठीक, टेम्परेचर और सिंक का बीच डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा रहेगी। क्लियर? भाई ये डिफरेंस ज्यादा होगा तो ये जितना बड़ा होगा ये उतना छोटा होगा, तो ये वैल्यू उतनी ही कम होगी, तो आप समझो हीट उतना ही बढ़िया एफिशिएंट होगा। ठीक, अब यहां से आप समझ सकते हो यहां पे कि हीट जितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है, देखो यहां से समझो सर, टेम्परेचर पे नहीं, आप उल्टा भी सोच सकते हो कि जितना हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, पहली चीज जितना हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरी चीज जितना कम हीट वो रिलीज कर रहा है, उसके ऊपर भी एफिशिएंसी डिपेंड करती है आपकी। मान लो उसने 100 जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब की, सिर्फ 5 जूल की एनर्जी को उसने रिलीज किया, बाकी जो 95 थी वो कहां गई, वो वर्क में चली गई। ऐसे दूसरा ऐसे समझो कि आपके पास एक इंजन था, उसने 100 जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब की, 30 जूल की एनर्जी रिलीज कर दी, तो 70 से ही तो काम किया। तो आपके लिए ज्यादा अच्छा इंजन कौन सा है? पहले वाला था। क्यों? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज्यादा थी, वो इस वाली हीट को बर्बाद नहीं कर रहा था। सॉरी, ठीक, वो हीट को कम बर्बाद कर रहा था। और आपको भी पता लॉजिक से कि जो जितनी कम हीट को बर्बाद करेगा वो उतना ही अच्छा मशीन होगा। क्लियर? चलिए, अगर आपको ये समझ आ गया तो अगली हेडिंग, सर बस, हाँ भाई इतना ही है, बाकी अगर आप थ्योरी वगैरह पढ़ना चाहो तो हीट इंजन इज अ मशीन विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कार्नोट साइकिल, है ना, जिसके अंदर यहाँ पे आपकी कार्नोट साइकिल वाली प्रोसेस होती रहती है। भाई सब कुछ तो बता दिए हैं। सेम चीज आपका रेफ्रिजरेटर ही होता है आपका, पर रेफ्रिजरेटर उल्टा काम करता है। आपने कभी रेफ्रिजरेटर देखा है? रेफ्रिजरेटर मतलब अपनी प्यारी सी फ्रिज, जिसका मौसम आने वाला है ना, रेफ्रिजरेटर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिज। पता नहीं रेफ्रिजरेटर की स्पेलिंग सही है? अच्छा ठीक है, सही है। अब रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? सर पानी ठंडा होता है। कैसे होता है? अब रेफ्रिजरेटर में होता क्या है, अगर आप थोड़ा सा नॉर्मली समझो तो रेफ्रिजरेटर आप पावर देते हो उसको, तो उस पावर से वो वर्क करती है। वो क्या करती है, आप जो पानी डालते हो उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, वो उसकी एनर्जी को, उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और मतलब क्या कर रही है, लो से हाई एब्जॉर्ब कर लेती है और फेंकती है। यही तो काम कर रही है। फ्रिज क्या करती है? पानी को ठंडा करती है। कैसे करती है? वो पानी की हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर फेंक देती है। समझ आई बात? पानी की हीट को एब्जॉर्ब करके वो बाहर फेंक देती है। तो सेम फिगर इसका भी बनता है, पर थोड़ा सा उल्टा बनता है, थोड़ा सा उल्टा। ये आपका यहां पे मान लेते हैं रिजर्वायर या जो भी मानते हैं, ये आपका T हाई है,
यहाँ पे आपका अब हीट इंजन, अब यहाँ पे कंप्रेसर यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका T लो है। अब क्या होगा, सारे एरो जो अभी आपने बनाए थे सब उल्टे हो जाते हैं। फ्रिज क्या करती है, यहां से लो टेम्परेचर से हीट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। लो से आप हीट को एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, और आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स के लॉ से कि सर लो से तो हीट का एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं। हाँ, हमने बोला नहीं होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। ये क्या कर रही है, हीट को एक्सट्रैक्ट कर रही है, ये हीट को निकाल रही है, निचोड़ रही है, ठीक। अब वो उस हीट को निचोड़ने के लिए, ये आपका कंप्रेसर होता है, आप समझ लो इंजन ही है, ठीक है। इस हीट को निचोड़ने के लिए आपको काम करवाना पड़ता है, और इसी काम करवाने के लिए आपको उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है। और यहां पे आप क्या करवाते हो, वो हीट को बाहर फेंकती है। क्या करती है, वो यहां पे हीट को बाहर की तरफ फेंकती है, जिसे आप बोलते हो क्यू रिलीज्ड। क्या आपको ये बातें समझ आई? फ्रिज की ये बात समझ आई? फ्रिज समझना, फ्रिज करती क्या है, फ्रिज लो टेम्परेचर, जहां पे टेम्परेचर कम होता है वहां से हीट को निकालती है, और उसको निकालने के लिए भाई आपको काम करवा देना पड़ता है बाहर से। आप इसलिए एनर्जी देते हो, उस एनर्जी से वो काम करती है, और काम करने के बाद वो बाहर की तरफ एनर्जी को रिलीज कर देती है। यही तो करती है। आप देखो, अगर एक नॉर्मली सवाल भी बनता है कि अगर आप किसी रूम में फ्रिज रखते हो तो ऑब्वियस सी बात है वो पीछे से आप देखते हो हीट निकालती रहती है ना, आपने देखा होगा वो चीजें। तो वो क्या कर रही है भाई, वो जो हीट रिलीज कर रही है वो आपके रूम में ही तो कर रही है। ऐसा थोड़ी ना कहीं पाइप लगा और बाहर जा रही है, ऐसा तो है नहीं। तो यही चीज आपको सीखनी है। अब इसमें क्या होता है, अगर आप समझो कि अब यहां पे एक चीज आप समझिएगा, फ्रिज के लिए आप कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन करते हो। सर ये क्या है, ये इतना मलबा समझ आया, ये सही समझ आई कि आपका लोअर टेम्परेचर से हीट को निकालता है और हाई टेम्परेचर पे ले जाके फेंकता है, और ये करवाने के लिए आपको काम करवाना पड़ता, मतलब आपको वर्क डन देना पड़ता है, ठीक। अब आप खुद सोचो, आपने फ्रिज देखी होगी, अब रेटिंग वगैरह आ रही है ना, नंबर दे रहे हो आप, 1 नंबर 2 नंबर 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार तो नहीं जानता, 5 स्टार फिर आती है, 4 स्टार भी आती होगी, जब 3 है तो 5 है तो 4 भी होती होगी, तो कॉमन सेंस। तो आपने देखा होगा जो आपकी फ्रिज होती है वो 3 स्टार 2 स्टार 5 स्टार ये सब होती है, ठीक है, 5 से ज्यादा नहीं होती है। अब उसका क्या मतलब है, आपने देखा होगा कि वो जो 5 स्टार वाली है वो कम बिजली खाती है, 5 स्टार वाली कम बिजली खाती है। अच्छा, 5 स्टार वाली कम बिजली खाती है, हाँ, और काम उतना ही मतलब काम ज्यादा करती है। जैसे आप समझो, अगर आपने अपने घर में 2 स्टार की फ्रिज लगाई या 1 स्टार की फ्रिज लगाई, इन कंपेरिजन टू अगर आपने अपने घर में 5 स्टार की फ्रिज लगाई, तो 5 स्टार वाली उतने ही पानी को ठंडा करने के लिए आपका बिजली का बिल कम लेके आएगी, है ना, आपकी बिजली कम खाएगी वो, और अगर वो बिजली कम खाएगी तो आपके पापा का पैसा कम खर्च होगा 5 स्टार में। और सेम चीज वो चीजें होती हैं। अब समझिएगा, फ्रिज के लिए हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसे शॉर्ट में किताबों में कॉप लिखा रहता है, परफॉर्मेंस, इसे बीटा से लिखा जाता है, और अगर आप इसकी बात करो तो भाई इसे कहीं ना कहीं कॉप से लिखा जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब ये क्या होता है, अब थोड़ा आप इस बात को समझिएगा, ईटा क्या था, वर्क डन अपॉन में क्यू एब्जॉर्ब, ठीक है। अब आप समझिएगा, आप एक अच्छी फ्रिज कैसे मानोगे कि एक फ्रिज अच्छी कैसे है, भाई कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वही तो परफॉर्मेंस के ऊपर आप देख रहे हो कि 5 स्टार वाली अच्छी फ्रिज होती है, 3 वाली खराब होती है, आप उसके परफॉर्मेंस को कैसे बताओगे, परफॉर्मेंस यहां से आ रही है। आपने एक फ्रिज है, उसके ऊपर आपने, मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूं, एग्जांपल से समझिएगा, एक फ्रिज है केस 1, आपने उसके ऊपर 100 जूल का काम किया, 100 जूल का काम आपने उसके ऊपर किया, तो 100 जूल का काम करने की पर उसने यहां से 10 जूल की एनर्जी एक्सट्रैक्ट की। अरे ठीक है, मान लो 10 जूल नहीं, अच्छा चलो 10 ही मानते, क्या दिक्कत है, अभी तो हम दूसरा केस लेंगे। 100 जूल आपने काम किया और 10 जूल की यहां से एनर्जी एक्सट्रैक्ट की, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं, आपने एक दूसरी फ्रिज रखी 5 स्टार वाली, उसने 100 जूल की हीट आपसे ली, मतलब 100 जूल का काम करवाया, कहां से, बिजली की बिल से, बिजली से, और उसने 70 जूल का आपसे हीट एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो बताओ दोनों में कौन अच्छा है, सर ये वाला अच्छा है।
अब कैसे आप इसे डिफाइन करते हो, तो जो बीटा है उसे डिफाइन कैसे किया गया, हीट एक्सट्रैक्टेड या हीट एब्जॉर्ब्ड आप बोल सकते हो, हीट एक्सट्रैक्टेड या एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि यहां से हीट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है अपॉन में वर्क डन। आप इस चीज को अच्छे से समझिएगा वरना आगे कंफ्यूज हो जाती हो। भाई एक फ्रिज अच्छी कम मानी जाएगी जब वो आपसे कम काम करवाए और खुद ज्यादा काम करे, तभी तो आप अच्छा मानोगे। यानी आपसे कम बिजली का यूनिट खर्च करवाए, आपसे जो बिजली का बिल है वो कम लेके आए, बिजली की खपत कम करे और हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करे, वही तो अच्छी फ्रिज होती है। तो यही तो है हीट एक्सट्रैक्टेड अपॉन वर्क डन, वही आपका क्या है, बीटा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब आप समझिए, इसको मैं मिटा देता हूं। अब आप समझिए इसको कि यहां पे क्या हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, इसे हम Q2 बोलते हैं। चलो छोड़ो Q2, ये Q1 मान लेते हैं, ये Q2 मान लेते हैं, चलो हटाओ, क्या ही मानना, कंफ्यूज रहोगे बेफालतू। चलो हम इसे यही मान के चलते हैं कि क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। Q1 Q2 नहीं मानते हैं, मान ही ले, आसान रहेगा, चलो मान ही लेते हैं। ये अपने लिए Q1 है, ये अपने लिए Q2 है, उल्टा चल रहा है। अगर हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं तो आपको पता होगा जो हीट रिलीज कर रही है Q2 वो बराबर होगा Q1 प्लस W के। क्लियर, बोलो भैया। अब आप मुझे बताना कि जो हीट एक्सट्रैक्ट कर रही है वो तो ये है, और जो हीट रिलीज कर रही है वो तो ये है, वो तो हमेशा ज्यादा होगी, यानी Q2 तो हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है, डन। और दूसरी चीज अगर आप यहां से बात करो W कितना काम किया, वो बराबर आ रहा है Q2 माइनस Q1 के। बोलो क्लियर, W बराबर Q2 माइनस Q1। तो यहां पे आप लिख सकते हो बीटा बराबर हीट कितना एक्सट्रैक्ट किया भाई, Q1 किया, अपॉन में वर्क डन कितना किया, Q2 माइनस Q1 किया। क्लियर, वर्क डन कितना किया, Q2 माइनस Q1 किया। क्लियर क्लियर हो गया। चलो अभी आपने एक चीज सीखी थी, Q2 बाई Q1 आपका क्या होता है, आपका Q2 बाई Q1 क्या होता है, ध्यान से देखिए। आपको यहां पे हमने बताया था कि ये आपका T हायर होता है, आपका जो फ्रिज वाला कंप्रेसर होता है यहाँ पे हीट ला के फेंकेगा और सिंक वाले या आप समझिए लोअर टेम्परेचर से हीट को एब्जॉर्ब करता है, और आपको इसको करवाने के लिए कुछ वर्क डन करवाना पड़ता है। हमने इसके कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात की थी, वो क्या था, हीट एक्सट्रैक्टेड, जिसको हमने यहाँ पे Q1 बोला था और इसे Q2 बोला था। तो ये आपका बराबर था Q1 बटे Q, और ये जो आपका वर्क डन था वो Q2 माइनस Q1 आया था। वर्क डन जो आपका था कैसे निकाले थे, वो था Q2 बराबर W प्लस Q1, और यहीं से आपका W बराबर आया था Q2 माइनस Q1। ठीक, यहाँ पे हमने पुट कर दिया Q2 माइनस Q1। क्लियर। और अभी इसके जस्ट पहले आपको एक बात सिखाए थे, वो क्या थी, वो ये थी कि Q1 बाई Q2, Q1 बाई Q2 बराबर होगा T लोअर बाई T हायर। या तो एक काम करिए, आप अगर वहां से कनेक्ट करना चाहते हो तो एक काम कर लो अभी से ही आपको, नहीं तो आगे तकलीफ होगी। ये तकलीफ को हटा देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ वाली हीट को Q1, यहाँ वाली हीट को Q2 बोल दे रहे, कंफ्यूज मत होइएगा। बस आपको क्या करना है, देखो सर ये क्यों कर दिया आपने, भाई ये आपकी सहूलियत के लिए किया है ताकि आप कंफ्यूज मत हो। तो हीट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, Q2, और ये बराबर हो जाएगा Q1 माइनस Q2 के, क्योंकि आपने हीट इंजन को बढ़िया से रटा ना, कार्नोट इंजन को बढ़िया से रटा। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा था, Q1 बाई Q2 बराबर, इसके टेम्परेचर को हमने उसमें T1 माना था, यहाँ पे T2 माना था, तो ये हो जाएगा T1 बाई T2। ठीक, क्लियर है बात। अब आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालने के लिए Q1 कॉमन कर लो, और जैसे ही आप Q1 कॉमन करोगे नीचे में आप Q1 अगर कॉमन कर लेते हो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस Q2 बाई Q1। बोलो हाँ कि ना। जैसे ही मिल गया भाई, वैसे आपको दिख नहीं रहा Q2 बाई Q1 क्या हो जाएगा, T2 बाई T1। तो Q2 बाई Q1 आपका क्या हो जाएगा, Q2 की जगह पे T2, ये फिर 1 माइनस T2 बाई T1, और जैसे रख के आप सॉल्व करोगे आपको यही तो मिल रहा है, T2 अपॉन T1 माइनस T2। क्या आपको ये बात समझ आई, बोलिए। देखो वहां पे आपने ऐसे ऐसे और ऐसे, सॉरी ऐसे बनाया था, अरे इसी का उल्टा एरो था यार एरो इसी का उल्टा था, किसमें, हीट इंजन में। ये फ्रिज वाला है, ये आपका फ्रिज वाला है,
अब यहाँ पे हमने आपको समझाने के लिए ताकि आप रिलेट कर सके तो इसको Q1 इसको Q2 बोल दिया। दिमाग में ध्यान से रखिएगा ताकि हीट इंजन और ये रिलेट हो सके। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि दोनों में आपस में रिलेशन, ध्यान से समझिएगा, दोनों में आपस में रिलेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक कार्नोट साइकिल को एक फ्रिज बना दिया, अरे एक हीट इंजन को, माफ करिएगा कार्नोट साइकिल बार बार निकल रहा है, आपने एक हीट इंजन जिसमें कार्नोट साइकिल वाली प्रोसेस हो रही थी, है ना, उसका एफिशिएंसी ईटा था, उसको आपने एक फ्रिज के तौर पे यूज कर लिया। समझ आया, है ना। यहां पे समझिएगा स्टार मार्क करके, अ कार्नोट साइकिल या अ हीट इंजन, दोनों बोलना चाहो जो बोल दो। अ कार्नोट, देखो दोनों लिख रहे हैं, दोनों का समेशन, अ कार्नोट साइकिल हुज एफिशिएंसी इज ईटा, ऐसी कार्नोट साइकिल जिसकी एफिशिएंसी ईटा है, हुज एफिशिएंसी इज ईटा, जिसकी एफिशिएंसी हमने ईटा मानी हुई है, इज यूज्ड एज फ्रिज, इज यूज्ड एज फ्रिज, आप उसको एक फ्रिज के तौर पे यूज कर रहे हैं, तब फ्रिज का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना होगा भाई, तब फ्रिज का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना होगा। तो अभी आपने सीखा कि ईटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर, लोअर हम T2 अपॉन T1 को मान रहे हैं। ठीक, क्या आपको यह बात समझ आ चुकी है? ठीक है। अब मैं यहां पे अगर आपसे बोलूं कि मुझे बताओ T2 बाई T1 किसके बराबर होगा, तो क्या आप 1 माइनस ईटा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये आपको लाइन समझ आई कि भाई ईटा बराबर, सॉरी T2 बाई T1 बराबर हो जाएगा ईटा 1 माइनस ईटा के। और अभी आपने बीटा निकाला, बीटा क्या था, बीटा क्या था जल्दी बताना, T2 अपॉन T1 माइनस T2, T2 अपॉन T1 माइनस T2 था। आपको ये रिवाइज करना पड़ेगा भाई, नहीं तो आपको देखो रिवाइज नहीं करोगे तब दिक्कत में पड़ जाओगे, बार बार बता रहा हूँ, फॉर्मूला आप मॉक में डेराइव नहीं कर पाओगे ना। तो T2 अपॉन T1 माइनस T2, या तो अगर आप डेराइव कर सको तो वो टाइम वेस्टिंग होगा, इसलिए याद कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। तो अभी आपने इसकी जस्ट पहले हमारे साथ सीखा था, इसको हमने क्या क्या लिखा था, T2 बाई T1, ध्यान से देखिएगा क्या क्या लिखा था, 1 माइनस T2 बाई T1 लिखा था कि नहीं लिखा था, हाँ या ना बोलना, जल्दी से बोलो, हाँ या ना, लिखे थे ना। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप इस बीटा को लिख सकते हो, देखो इस T2 बाई T1 को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस ईटा, और नीचे आपका हो जाएगा 1 माइनस ईटा, और जब आप सॉल्व करते हो तो आपको मिलता है 1 माइनस ईटा बाई ईटा। बोलिए कि आपने कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऐसे निकाला कि नहीं निकाला? ये रिलेशन है, ये आपका रिलेशन है, आपको समझना है। और अगर आप नहीं समझे तो भाई एग्जाम में आप समझ भी नहीं पाओगे जब अचानक से आएगा। तो आपने एक कार्नोट साइकिल यानी एक हीट इंजन को एक फ्रिज के रूप में बनाया, तो उस फ्रिज का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना होगा जब उस हीट इंजन का जिसका आपने यूज किया फ्रिज बनाने में उसका एफिशिएंसी ईटा हो, तो ये आपका निकल जाएगा, आप कर ले जाओगे इसके बाद चीजें आराम से। ठीक, तो यहां पे अपना जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है इसका खत्म होता है, किसका, अपना कार्नोट साइकिल का। इसके बाद अपने पास एक छोटा सा प्रोसेस बच रहा है थ्योरेटिकल में, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। आपके दिमाग में आएगा कि सर अभी तो मीन फ्री पाथ बच रहा है, उसका डेरिवेशन। भाई देखो उसका डेरिवेशन हम नहीं कराएंगे, रीजन मीन मुझे उसका डेरिवेशन पसंद नहीं है। सर ये क्या बात कर रहा है यार, देखो आपके स्कूल में पूछा जाए तो आप पढ़ लीजिएगा, जो आपका मीन फ्री पाथ वाला है, ठीक है, इतने ढेर सारे एजम्पशन करने पड़ते हैं, आप उसका डेरिवेशन एक बार सरसरी निगाह से देख तक के पढ़ लीजिएगा, है ना। मेरे हिसाब से स्कूल में पूछा तो नहीं जाना चाहिए, अनइम्पॉर्टेंट होता है। अब भाई कार्नोट साइकिल जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ के वो थोड़ी ना पूछते हैं, और वहाँ पे जेईई में सवाल आते नहीं तो हम उसको पढ़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो अपने लिए मेरे लिए सिर्फ बचा है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, हमको वो सिखा देंगे। हालांकि वो आपके स्कूल में नहीं है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आपके स्कूल में नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ाएंगे क्योंकि वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंपटीशन में भी कुछ ही सवाल आते हैं। ठीक है, तो आप पहले इतनी चीज़ों को एक बार पहले वीडियो को पॉज करके रिवाइज कर लीजिए, फिर हम इनके सवालों की बात करते हैं। चलिए, आपके सामने एक सवाल है भाई, ये पेट क्वेश्चन है, अगर आप कभी भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो तो ये सवाल आपको आना ही चाहिए। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। बोला जा रहा है जैसे आपके घर में एक फ्रिज है, फ्रिज तो आपने बहुत बार ओपन करके छोड़ दी होगी, सवाल वहीं से आया है कि अगर आपने एक फ्रिज के दरवाजे को नहीं बंद किया,
तो क्या होगा, रूम के साथ क्या होगा? ऑप्शन है रूम इज कूल्ड, रूम इज हीटेड, रूम इज आइदर कोल्ड और हीटेड। आप चेकआउट कर लेना। ठीक, अब आप समझिए कि जब आप एक फ्रिज के दरवाजे को ओपन कर दोगे तो क्या होगा। तो फ्रिज के दरवाजे को अगर आपने ओपन कर दिया तो आपका रूम ठंडा नहीं होगा, आपका रूम हो जाएगा गर्म। अरे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आपकी फ्रिज क्या कर रही है, हीट अंदर से निकाल के बाहर छोड़ रही है, और जो हीट सॉरी जो हीट निकाल रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, मतलब वो कम है, जो हीट रिलीज कर रही है उसके कंपैरिजन में। तो ओवरऑल जो है वो टेम्परेचर बढ़ाएगी ही, ठंडा नहीं कर पाएगी वो। क्या आप इस बात को समझे कि जो हीट रिलीज कर रही है वो किसके बराबर था, W प्लस, हाँ, जो हीट एब्जॉर्ब कर रही है उसके बराबर। तो आप जो काम करवा रहे हो उसकी वजह से हीट जो रिलीज होगी उसकी वजह से रूम आपका हीट हो जाएगा। क्लियर है बात? दिमाग में जो भी डाउट आ रहा है वो आप निकाल दीजिएगा। चलिए हम अच्छे से सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला रिवाइज कर लिया आप, चलो अब बढ़ते हैं। तब आपके सामने अगला सवाल है, इस सवाल को पढ़िए और आप एफिशिएंसी निकालिए कार्नोट साइकिल की। एफिशिएंसी को 100 से मतलब 100 से मल्टीप्लाई करके ही आपका आंसर लाया गया है। ए कार्नोट साइकिल वर्क्स बिटवीन आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, इट्स एफिशिएंसी विल बी। बड़ा आसान सवाल है। n बराबर 1 - 0 आपका होता है आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट आपका 100 होता है, तो आ जाएगा 1, और 1 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 100%। ठीक है सर 100% तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो बोनस सवाल हो गया, और क्या दिक्कत है, ये सोचना भी मत। ठीक, अब आप लोग में से काफी लोग को गलत लग गया होगा। गलती क्या है कि आपने यहाँ पे जो टेम्परेचर रखा वो किसमें रखा, डिग्री सेल्सियस में। रखना किसमें है, रखना किसमें है, केल्विन में। तो बोनस वोनस नहीं है भाई, हटा दो इसको। ईटा आपका हो जाएगा 1 - 273 अपॉन में 373, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आता है घटाएंगे तो 100 अपॉन 373 आएगा, 100 अपॉन में 373। और अगर आप एफिशिएंसी की परसेंट की बात करें तो n × 100 आपको करके रिपोर्ट करना है, तो हो जाएगा 100 × 100 अपॉन में 373। और जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है 26.81%। ठीक है, ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना है, कोई गलती नहीं है, दोनों के डिफरेंस में आपको समझ आ गया। ठीक है, अब इस बात को आप समझो कि आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस 100 डिग्री सेल्सियस है, फिर भी एफिशिएंसी देखो 25% से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, बहुत कम है। आप समझ रहे हो, ये 100 जूल लेगा तो 26.81 जूल का ही काम करेगा, बेकार कर देगा बाकी। नोट करिए इसको। चलिए आपके सामने अगला सवाल है, ये आपका PYQ है, 2021 का सवाल है। बोला जा रहा है फॉर एन आइडियल हीट इंजन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज 127 डिग्री सेल्सियस in order to have 60% efficiency the temperature of sink should be in degree Celsius। आपका इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था ये, मेन 2021 का। आपको रिपोर्ट करना था जो टेम्परेचर वो डिग्री सेल्सियस में था। ठीक, चलिए वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, आसान सा सवाल है। हो गया, कर लिया। चलिए अब हम लोग, मैं सॉल्व करता हूं। बोला क्या गया है कि आपका जो एफिशिएंसी वो 60% है, यानी आपको दिया क्या गया है 60, क्या दिया गया, देखो आपने ईटा पढ़ा है, ईटा मतलब एफिशिएंसी, और आपने पढ़ा 1 - T2/T1, जहाँ पे T2 कम होता है और T1 ज़्यादा होता है, और ये केल्विन में रखना होता है। आपको इंटू 100 करके वैल्यू दी गई है, और n × 100 की वैल्यू 60% है, 60 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60 बराबर 1 - T2/T1। ठीक है, इसको ऐसे रखे रहने देते हैं, T2/T1, T1 कितना है 273 + 127, तो हो जाएगा 400, और ये पूरा आपका 100 से मल्टीप्लाई है, तो ये 60, ये सॉल्व 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10, तो आपका हो जा रहा है 3/5 = 1 - T2/400। आप इसको इधर कर दो, उसको उधर कर दो, तो मिलेगा T2/400 = 1 - 3/5। सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 - 3/5, तो हो जाएगा T2/400 = 2/5, यही तो होगा। और अगर आप सॉल्व करें तो 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40, तो 80 हो जाएगा। तो T2 आपको कितना आया
160 केल्विन। अब 160 मत रिपोर्ट करके चले आइएगा, गलती कर दोगे तो कर किस में करना है, केल्विन में करना है। तो केल्विन में, अरे सॉरी, डिग्री सेल्सियस में करना है। आपने पढ़ा है कि टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू होता है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो आपको टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस निकालने के लिए टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273 करना पड़ेगा। तो करो ना, तो 160 माइनस 273 यानी -3, 7 में से 6 गया, 1 2 में से गया, तो ये आ जाएगा -113 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको ये रिपोर्ट करना था। सर अब -113 लिखें कि 113 लिखें? तो भाई इंटीजर टाइप है तो मेरे हिसाब से -130 लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे माइनस सिग्निफिकेंट मतलब कुछ बता रहा है। 113 होता तो फिर आपको कुछ और बताता, -113 कुछ और बता रहा है, 113 कुछ और बता रहा है, और -113 कुछ और बता रहा है। ठीक, यहाँ पे ये चीज़ आपको सीखनी थी कि टेम्परेचर को आपको डिग्री सेल्सियस में नहीं केल्विन में मिलता है यहाँ पे, और उसको आपको डिग्री सेल्सियस में रिपोर्ट करने को कई बारी बोल देते हैं। तो वीडियो को पॉज करके सवाल नोट करिए, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, आपके सामने अगला सवाल है, ये भी आपका PYQ ही है, और ये मेन का सवाल है, 2020 में पूछा गया। जेईई 2020 का सवाल है, सॉल्व करना है। अभी आपको इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है। ए कार्नोट इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी 1/10 is being used as a refrigerator. If the work done on the refrigerator is 10 joule, the amount of heat absorbed from the reservoir at lower temperature is। ठीक है, कुछ समझ आया नहीं, लेकिन मजा बड़ा आया समझने में। बोलिए, ध्यान से सुनिएगा। एक आपको देखो ध्यान से, एक कार्नोट इंजन था जिसका ईटा 1/10 था, उसको आपने फ्रिज में यूज कर लिया। तो फ्रिज में जैसे यूज करोगे ना, तो वैसे उसका आप कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लिख दो। क्या होता था, 1 माइनस ईटा अपॉन में ईटा। सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस 1/10 अपॉन में 1/10, और जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 9। कोई यूनिट नहीं होती है, ना तो ईटा की कोई यूनिट नहीं होती है, ना तो ये। भाई ये नंबर है, बता देते। आपने फ्रिज को नंबर दिया, मतलब मशीनों से काम भी करवा रहे हो, उनको नंबर भी दे रहे हो। कितना खराब लग रहा है, सोचो, है ना। हमारे गुरुजी ने इसमें मजाक छेड़ा था, बोले क्या था पता है? बोले सोचो कितना बेकार लग रहा होगा मशीनों को, एक ही जगह पे है, एक 3 वाला एक 5 वाला है, कितना शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी 3 वाले को, 5 वाले को। 5 वाले को थोड़ा सा, 3 वाला थोड़ा सा लो, एक वाला बेचारा शर्म के मारे मर जाता होगा, बिकता ही नहीं होगा। और दूसरी चीज आपने ये भी देखा होगा कि 3 वाला जो है वो ज्यादा बिकता है, 3 स्टार, 5 वाला थोड़ा कम। भाई मिडिल क्लास लोग ज्यादा होते ना। चलो ध्यान से देखो, इधर नंबर दे दियो, नंबर इनको, है ना। 9 आ गया। अब क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द रिजर्वायर। आपको हीट एब्जॉर्ब्ड पता करना है। ठीक, कर लेते हैं। आपको याद होगा कि हमने बीटा का फॉर्मूला जब आपको सिखाया था, तो क्या बोला था, हीट एक्सट्रैक्टेड, हीट एक्सट्रैक्टेड वही तो है, हीट एक्सट्रैक्टेड या हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन में वर्क डन, है ना, अपॉन में वर्क डन। अब आपको वर्क डन दिया गया है सवाल में, कहीं मैंने पढ़ा तो था द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। ये देखो, इफ द वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेटर, आपने रेफ्रिजरेटर पे 10 जूल का काम किया, बीटा है 9, तो ये कितना हो जाएगा हीट एब्जॉर्ब, 9 गुणे 10, ये क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब्ड। अब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 90 जूल। आसान सवाल है कि नहीं है, ये लिख देना नीचे। बोलिए भाई, आसानी तो था, लेकिन ये फॉर्मूला अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हम आपको कई बार बोलते हैं कि यहाँ तक आते आते बच्चा ध्यान नहीं देता है, यहाँ से सवाल आसान आते हैं मेंस में। जब मेन में सवाल आसान आते तो आप करके क्यों नहीं जाते हो क्यों नहीं पाता है, क्योंकि बच्चा रिवाइज नहीं कर पाता, बच्चा यहाँ तक पढ़ के नहीं जा पाता है, तो दिक्कतें हो जाती हैं। और अगर आपने यहाँ पे पढ़ लिया, सीख लिया और अपना दिमाग लगा लिया यहाँ पे, आप भीड़ से आगे तो चले ही जाओगे, बहुत ढेर सारी भीड़ से। ठीक, चलिए इसको नोट करिए, फिर हम अगले सवाल की बात करें। आपके सामने अगला सवाल है, और ये सवाल मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा, एक बार आप ट्राई करें। अगर आप ट्राई करोगे और आप जहाँ गलती करोगे, अगर आपने एक बार में आंसर ला लिया तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। अगर आपने एक बार में आंसर नहीं लाया तो आप कहीं तो गलती कर रहे होगे, और जब आप गलती करोगे तो आप उस गलती से सीखोगे, लर्न करोगे। तो
तो आपको पता चलेगा हाँ अगली बार से मुझे ये गलती नहीं करनी है। और ये आपको एक कॉन्सेप्ट भी सिखाता है जो मेरे बार बार बोलने से आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप सवाल करोगे तो समझ में आएगा। ठीक, चलो कर लिया ना, कर लो यार। ए कार्नोट इंजन हैज एन एफिशिएंसी 1/6। एक कार्नोट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी 1/6 है, ठीक है। when the temperature of sink is reduced by 62 डिग्री सेल्सियस। ध्यान सुनो कि आपके पास कोई कार्नोट इंजन था, पहले टेम्परेचर कुछ रहा होगा, मान लेते T1 रहा होगा, फिर यहाँ से हीट ले रहा होगा, फिर यहाँ से हीट ये वर्क करके इस पे हीट दे रहा होगा, ठीक। आपने बोला अभी टेम्परेचर T2 था, आपने क्या किया, इसका टेम्परेचर 62 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया। अब आपको थोड़ा बहुत तो याद होगा कि ये केल्विन में होते हैं। अब आपको टेम्परेचर 62 डिग्री सेल्सियस कम करना है, यानी यहाँ का जो सिंक का टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना है, 62 डिग्री सेल्सियस है। यानी अगर मैं आपको एक दूसरा, ये केस 1 था और केस 2 की अगर बात करूँ तो ये आपका दूसरा कार्नोट इंजन था जो आपको वर्क कर रहा था T2 डैश पे, या T मान लेते हैं, है ना, T ही मान लेते हैं, T मान लेते हैं, T डैश क्या करें, और ये T1 ही था। यहां पे इसकी एफिशिएंसी डबल हो गई, यहां पे इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई, डबल, यानी 1/3 हो गई, ठीक है। अब आपको गिवन क्या है कि T2 माइनस T जो है, आपको गिवन ये है कि T2 माइनस T ये आपका 62 डिग्री सेल्सियस है। मैं इसी को केल्विन में भी तो लिख सकता हूं यार, कि जब आपका टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में है वही तो केल्विन में होगा। ये भी केल्विन, ये भी केल्विन, ये भी केल्विन। आपको ये पता होगा कि मैं दोनों का एफिशिएंसी लिख सकता हूं। बोलिए हाँ क्या, तो लिख दीजिए। अगर यहां पे आप एफिशिएंसी लिखते हो तो क्या होता बताओ, यहां पे एफिशिएंसी जो होता वो आपको 1/6 ईटा बराबर 1 माइनस T2/T1 होता कि नहीं होता, बोलिए। ये पहली इक्वेशन आपको मिलती। और अगर यहाँ पे आप लिखते, ध्यान से देखो, यहाँ पे आप लिखते आपको क्या मिलता, 1/3 बराबर 1 माइनस T/T1 मिलता कि नहीं मिलता। अब आपको जो क्रिटिकल पॉइंट था, अगर आपने सवाल सॉल्व किया होगा तो आपको पता चल चुका होगा भाई यही है कि T2 माइनस T आपका 62 केल्विन है। क्लियर बात। अब हमको इसकी जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको सिखा दिया है। अब आप सीखो यहां से, 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल मिल गए। पहले 2 इक्वेशन थे, 3 वेरिएबल थे, आपको 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल मिल चुके हैं। आपको T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हैं। कैसे, यहां पे T को रिप्लेस कर दो तो ये आपका T क्या हो जाएगा, ये आपका T बन जाएगा T2 माइनस 62, ये केल्विन है पूरा। तो यहां पे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल रहा है T2/T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6, या आप सॉल्व करते तो T2/T1 आपको मिलता 5/6। बोलिए हाँ कि ना, क्लियर। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको इधर ही कर लेते हैं, T/T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 आपको 2/3 समथिंग मिलता। और अगर हम इसी को एक स्टेप और आगे बढ़ाएं तो आपको क्या मिलेगा, T की जगह पे ये पुट कर सकते हो, T2 माइनस 62 अपॉन में T1 बराबर आपका 2/3 होता। बोलिए क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपको मिलेगा 3T2 माइनस सॉल्व कर दें, एक काम कर दो, नहीं तो चलो कर ही लेते हैं। ये आपको आ जाएगा 3T2 माइनस 3 2 6 और 3 6 18 बराबर 2T1 हो गया। अब आप क्या करो, T2 की जगह पे आप पुट कर दो T1 को, T2 की जगह पे T1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 3, T2 की जगह पे जैसे आप T1 पुट करोगे आपको मिलेगा 5/6 T1 माइनस 186 बराबर 2T1। सॉल्व करो आपको मिलेगा 3 1 3, 3 2 6, ये आपको मिलेगा 5/2 T1 माइनस 2T1 बराबर में 186। बोलिए क्लियर है, बोलिए समझ आया। अगर आप यहां पे सॉल्व करोगे तो 2 2 4, यानी आपको मिल रहा है T1 बराबर, ध्यान से देखो, जब आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा T1 बराबर 1/2, अरे यही तो मिल रहा है ना, देखो 1/2, ध्यान से देखो 5/2। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 माइनस 4/2 तो आपको मिल रहा है 1/2 T1 बराबर 186।
और T1 बराबर आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 1 17 और 2 1 जा 2 1 3, 372 आपको मिल रहा है केल्विन में। क्या आपको ये बात समझ आई कि T1 आपको केल्विन में निकल के आ रहा है? तो T1 आपको डिग्री सेल्सियस में रिपोर्ट करना है, तो कितना हो जाएगा? T1 आपका इन डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 373 माइनस 3, अरे क्या लिख रहा हूँ, 372 माइनस 273, दोनों का मिक्स कर दिया था। और जब आप मल्टीप्लाई सॉरी माइनस करके सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 99 डिग्री सेल्सियस। और T1 किसका टेम्परेचर था? आपका रिजर्वायर का था, तो भाई ये सोर्स का था, तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ये सवाल एक इंपॉर्टेंट सवाल है, मार्क करिएगा, एक बढ़िया सवाल। कौन सा नंबर वाला था? जो भी नंबर था, ठीक है, ये स्टार मार्क करिएगा इस सवाल को। ये सवाल आपको बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखा के जा रहा है। भले ही आपको मेरे करने पे थोड़ा सा आसान लग रहा होगा या आपको कहीं पे कोई डाउट नहीं आया होगा, सर ये तो हमको पता था, पर जिसने ये सवाल खुद से सॉल्व किया, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ उसका थोड़ा सा दिमाग हिल गया होगा, क्योंकि उसको एक कॉन्सेप्ट सिखाया ना कि जब आपने ये फॉर्मूला लिखा तो भाई ये जो फॉर्मूला लिख रहे हो यहाँ पे ये वाला टेम्परेचर भी केल्विन में है, ये वाला भी केल्विन में है, ये भी केल्विन में है और ये भी केल्विन में है, तो जो आपका टेम्परेचर निकल के आएगा ये भी केल्विन में ही होगा। पर आपको 372 रिपोर्ट नहीं करना है, आपको रिपोर्ट करना है डिग्री सेल्सियस, तो आप वो माइनस करोगे। अब ध्यान से सुनो, आपने T1 की वैल्यू ये नहीं निकाली है 99, वरना आप यहाँ पे पुट करके सॉल्व करो, गलती हो जाएगी। आपने T1 की वैल्यू ये निकाली है, तो T2 आपका कितना हो जाएगा? मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ये भी T2 कहाँ गया? हाँ ये रहा, T2/T1, तो T2 आपका हो जाएगा 5/6 इंटू 99। जब आप 99 मत करना, गलती हो जाएगी, फिर से बता रहा हूँ, ये हो जाएगा 372, फ्लो में गलती करके आओगे। फिर 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ये 2 जार, तो हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 6 जा 30, तो 310 केल्विन में आ रहा है। लेकिन आपको केल्विन रिपोर्ट नहीं करना है, आपको T2 रिपोर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो 310 में से आप 273 माइनस करोगे और आपका आंसर आएगा कितना आएगा? 10 में से 3 गया 7 और मतलब 37 आ जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर है। क्लियर है बात? क्या आपको ये बात समझ आई? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। कुछ सवाल अभी और बचे हुए हैं, हम उन सवालों का डिस्कशन लास्ट क्लास में यानी कल कर लेंगे, और कल अपना थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। फिर अपन एसएचएम में चले जाएंगे। आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। रिवाइज कर लीजिएगा इसको।